नमस्कार दोस्तों, किड्स टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि एक ऐसा शो है जो आपका ज्ञान बढ़ाता है, सामने लाता है आपका हुनर और साथ ही करता है आपकी कई समस्याओं का, कई प्रश्नों का समाधान भी। और इसीलिए हम महत्वपूर्ण विषय समय समय पर लेकर आते हैं। आज का विषय भी बेहद महत्वपूर्ण है जो हम आपके लिए लाए हैं, और वो है आपके करियर से संबंधित, और करियर भी बेहद प्रतिष्ठित। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। लाखों युवा छात्र देश के कोने कोने से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और एक बेहतर करियर आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करते हैं, सपना देखते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस परीक्षा की प्रक्रिया व प्रकृति को हम देखेंगे तो पाएंगे कि इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए हमें चाहिए एक सटीक रणनीति और व्यवस्था के साथ तैयारी। तो क्या हो सही तरीका, किस तरह की हो तैयारी, कैसे करें विषयों का चयन, इसी के लिए आज एक विशेषज्ञ हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इस कार्यक्रम को ध्यान से देखिए, और यदि कोई सवाल हो आपके मन में इससे संबंधित, यदि आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111234। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमें कॉल करें, प्रश्न पूछें और आपकी समस्या का समाधान हमारे विशेषज्ञ करेंगे जो हमारे कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अतुल लोहिया जुड़े हैं, डायरेक्टर प्रभा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सिविल सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जो कि छात्रों का सपना होता है और बड़े पैमाने पर छात्र इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि किस स्तर से इसकी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, यानी कि कौन सा समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जब छात्र पढ़ रहे होते हैं और वो डिसाइड कर चुके होते हैं, तो कब से तैयारी करनी चाहिए? जी, मुझे लगता है कि कक्षा 12वीं से ही अगर बच्चे तैयारी शुरू कर दें तो बहुत अच्छा है। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, 21 ईयर एज होती है, तब तक वो इतनी तैयारी कर लेंगे बहुत बेहतर तरीके से कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही उनके लिए, उनके सपने को पूरा करने के लिए फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। तो जो सिविल सेवा परीक्षा का नेचर है, अगर बच्चों ने 12th तक की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की है, चूंकि एनसीईआरटी पढ़नी होती है, सीबीएसई बोर्ड है, तो एनसीईआरटी की बुक्स अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो सिविल सर्विस एग्जाम में जीएस में बेसिकली एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हमेशा इसलिए हम लोग ये सलाह देते हैं कि बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा को बहुत अच्छे से करें, बहुत मन लगा के। अदरवाइज वो ग्रेजुएशन के बाद जब सिविल सेवा की तैयारी करेंगे तब वो एनसीईआरटी की बुक्स दोबारा पढ़नी है। पहले ही ये काम कर लेंगे तो उतना बेहतर रहेगा। और तब उसके बाद फिर जो ग्रेजुएशन है, जिस भी स्ट्रीम से बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, बहुत अच्छे से बहुत मन लगा के करें, डेडिकेट हों, कमिटेड हों, और फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। क्योंकि वास्तव में अगर ईमानदारी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई सही तरीके से की है, तो मेरा मानना है कि 60% से ज़्यादा तैयारी उनकी सिविल सर्विस की भी हो गई है। अब जो सिविल सर्विस में चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसमें जीएस का जो नेचर है, लगभग हर सब्जेक्ट पढ़ना होता है। उसमें सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी। साइंस में देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इंडियन सोसाइटी, कल्चर, हर चीज पढ़नी है। कहने का मतलब कि अगर हमने स्कूली शिक्षा और कॉलेज लेवल की शिक्षा अच्छे से कर ली है, तो जो सिलेबस है, मैंने कहा कि 60% से ज़्यादा तैयारी हो जानी है बच्चों की। तो हमेशा से मैं यही सलाह दूंगा कि 12th से बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। सिविल सर्विस की तैयारी भी उनकी हो रही है साथ साथ। बिल्कुल, आपने बताया कि जो 12th क्लास है उसी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं या अपनी जो उनकी सिलेबस की बुक्स हैं उसकी तैयारी जो है वो थॉरोली करनी चाहिए, क्योंकि 60% आप बता रहे हैं कि तैयारी उसी में हो जाती है। जी बिल्कुल। उसके बाद आता है विषयों के चयन की। किस तरह से छात्र विषयों का चयन करें? क्या कुछ इस तरह की साइंटिफिक स्ट्रैटेजी भी होती है कि कुछ विषय होते हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, उन विषयों का चयन करना चाहिए, या फिर जो अपनी रुचि के विषय हैं उनका चयन करना चाहिए? विषयों के चयन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी जी, सबसे पहली सलाह तो मैं यही दूंगा यहाँ कि बच्चे अपना इंटरेस्ट देखें, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम आज भी देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। कठिन है, असंभव नहीं है, बच्चे ही पास होते हैं।
तो सबसे जरूरी चीज है अपना इंटरेस्ट, क्योंकि जिस लेवल की हमें पढ़ाई चाहिए है परीक्षा पास करने के लिए, अगर बच्चों का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा तो कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे जी। लगभग हर साल 8 से 10 लाख लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं सिविल सर्विस का, 6 से 7 लाख लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं और 800-900 लोग एग्जाम पास करते हैं। नेचुरल सी बात है, अगर 7 लाख 8 लाख में से 800 में आना है तो हमें उस लेवल की मेहनत करनी है, उस लेवल की पढ़ाई करनी है, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारा इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट में। कई और मापदंड होते हैं विषय के चयन के, ये जरूर जैसा आपने कहा कि स्कोरिंग हमें ये देखना होता है, यूपीएससी के ट्रेंड बदलते रहते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो हमेशा अच्छा हो। पिछले 10-20 साल के आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, यूपीएससी के जो सिलेक्शन है, सब्जेक्ट सक्सेस रेट है, हर साल यूपीएससी अपनी जो प्रतिवेदन देता है, सरकार को रिपोर्ट देता है, उसमें बताता है वो किस सब्जेक्ट का सक्सेस रेट क्या रहा है, बदलता रहता है। 2 साल 3 साल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से टॉपर था, फर्स्ट टॉपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं 2019 के, पिछले साल कोई और सब्जेक्ट, उसके पिछले साल कोई और सब्जेक्ट। तो ओवरऑल ये कहना कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही बेहतर है ऐसा नहीं है, ट्रेंड चेंज होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले बच्चे अपना इंटरेस्ट देखें। हाँ, उसके बाद ये भी देखना होता है कि सिलेबस छोटा हो ऑप्शनल का, क्योंकि जीएस बहुत सारा पढ़ना होता है जी। जो उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड भी देखना होते हैं जी। ये जो आप ट्रेंड्स की बात बता रहे हैं, इसी बात को हम समझना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो युवा या जो बच्चे, जो किशोर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये प्रश्न हमसे कर सकते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किसी भी तरह की आपकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप उसका समाधान यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, जो आप देख रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, आप इन नंबर्स को मिलाकर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। अतुल जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आप ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, जो ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि किस तरह से इन पे नजर रखी जा सकती है। अच्छा जी, एक्चुअली मैं 96 से इस फील्ड से जुड़ा हूँ, तो 25 साल मुझे इस फील्ड से जुड़े हुए हो गए, पहले एज ए स्टूडेंट फिर एज ए टीचर। जब मैं 96 दिल्ली आया, आपको रोकना चाहूंगी, पीके गुप्ता हमारे साथ हिमाचल के सुंदर नगर से जुड़े हुए हैं। जी गुप्ता जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि आईएएस के लिए जैसे सिलेबस कैसे, कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? जी, जो सिलेबस है यूपीएससी का, यूपीएससी की साइट पे आप जाएंगे, सिविल सर्विस एग्जाम वाले सेक्शन में जाएंगे तो पूरा उसमें प्रीलिम्स का, मेंस का सिलेबस मिल जाएगा। ऑनलाइन बहुत सारी और दूसरी साइट्स भी हैं जहां सिलेबस इजीली उपलब्ध है। आप गूगल में जाके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम सिलेबस सर्च करेंगे तो बहुत सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे। मार्केट में बुक्स भी कई सारी आती हैं, सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें, उसमें भी वो सारा सिलेबस दिया होता है। बिल्कुल। गुप्ता जी, आप कुछ और भी पूछना चाहेंगे? नहीं सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैडम। ठीक है अतुल जी, हम इससे पहले भी यही बात कर रहे थे कि पाठ्यक्रम क्या हो, सब्जेक्ट्स क्या हो, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसे समझना बेहद ज़रूरी होता है, और इसी के लिए आप ट्रेंड्स की बात बता रहे थे। जी, मैं ट्रेंड्स बता रहा था। तो 96 में जब मैं दिल्ली में तैयारी करने में भी आया, तो उस समय एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शनल होता था, हर 3 में से एक बच्चा एंथ्रोपोलॉजी से सिलेक्ट होता था। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रखा, हिस्ट्री ऑप्शनल रखा। कई लोगों ने कहा नहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था। फिर 2-3 साल बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो गया, फिर कभी हिस्ट्री अच्छा हो जाता है। तो यूपीएससी, चूंकि ऐसा नहीं हो कि एक ही सब्जेक्ट इतना पॉपुलर हो जाए कि सारे बच्चे उसी को पढ़ने लगे, तो इस तरीके से वो चेंज करता रहता है। 2010-11 तक ये स्थिति थी सिविल सर्विस एग्जाम में, करीब 900 रिजल्ट आते थे, 600 रिजल्ट उसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के हुआ करते थे। तब यूपीएससी ने 2011 के बाद फिर ट्रेंड चेंज किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा डाउन करना शुरू किया। 2014-15 तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाउन रहा, ज्योग्राफी ऊपर आ गया, हिस्ट्री ऊपर आ गया, हिंदी लिटरेचर ऊपर आ गया। अब फिर आप देखेंगे 2015 के बाद से वापस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेंड आ गया। इस बार मैंने बताया कि टॉपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है जी, ज्योग्राफी डाउन हो गया। यूपीएससी इस तरीके से ये चेंज करता रहता है ताकि सारे सब्जेक्ट की पॉपुलैरिटी बनी रहे। जी,
लेकिन इसमें जो आपके विषय की रुचि है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि फोकस कोई भी स्टूडेंट तभी हो सकता है जबकि वो उसकी उसमें रुचि हो। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेंस का जो यूपीएससी का पैटर्न होता है बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें। जी। और कॉन्सेप्ट की समझ तब तक बच्चे को सही ढंग से नहीं हो सकती जब तक कि उस विषय में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होगा। यहाँ कुछ फैक्ट रट नहीं लेना है कि किसी भी तरीके से प्रेशर में बच्चा रट लेगा और वो कॉन्सेप्ट है बिना समझे नहीं कर पाएंगे, और समझने के लिए इंटरेस्ट चाहिए होगा उसमें। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश से हनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपना सवाल करना चाहते हैं। जी हनी, आपका प्रश्न क्या है, आप पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं ये पूछ रहा था, मुझे किताबें वो देखने में परेशानी आती है, मतलब किताबें कौन सी चूज करूं मैं? किस तरह से किताबें ये चूज करें, अतुल जी बताइए इन्हें। सबसे पहले तो 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, 5 मेजर जो सब्जेक्ट हैं मैं नाम बताता हूं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। ये 5 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं सिविल सर्विस एग्जाम में जीएस के लिए, इन पांचों सब्जेक्ट 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स जो आपके पास होंगी नहीं तो इजीली मार्केट में उपलब्ध हैं, ऑनलाइन सारी किताबें उपलब्ध हैं। सबसे पहले आपको उनको पढ़ना है, तब उसके बाद भारत सरकार की ही इंडिया ईयरबुक आती है, दोनों हिंदी में भी आती है भारत के नाम से और इंग्लिश में इंडिया ईयरबुक, उसको आपको पढ़ना है। वो बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है जिसमें भारत सरकार से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें एक जगह मिल जाती हैं। आप चाहें तो मनोरमा ईयरबुक जैसी और भी कई सारी ईयरबुक्स आती हैं, उनको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हनी को अपना जवाब मिल गया होगा। अतुल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विषय है, पाठ्यक्रम है और रुचि की बात भी आपने बताई है, ट्रेंड्स की बात भी बताई है। अगली बात आती है कि तैयारी इसकी किस तरह से करें, किस तरह से चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि सुनने में बेहद प्रतिष्ठित ये एग्ज़ाम है और इसे कठिन भी कुछ माना जाता है। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सही में ये कितना कठिन होता है, तैयारी से कितना आसान बनाया जा सकता है और किस तरह की तैयारी करें कि ये जो कठिन शब्द है ये इसके सामने से हट जाए। जी 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 मैम, सबसे पहली बात, हाँ ये जरूर है कि कठिन एग्जाम माना जाता है, लेकिन अगर हम स्मार्ट वर्क करें तो फिर ये कठिन एग्जाम होता नहीं है। 80% बच्चे एग्जाम में ऐसे होते हैं जो संख्या बढ़ाने के लिए होते हैं, वास्तव में वो कंपटीशन में नहीं होते। तो अगर हमने 1 से 1.5 साल सीरियसली तैयारी की है, इतना समय हमें चाहिए है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए। जितना सिलेबस है प्रीलिम्स का, मेंस का और फिर पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू का, कम से कम हमें 1 से 1.5 साल का समय लगता है अगर बच्चा 10 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज तैयारी करता है। अगर ग्रेजुएशन लेवल से ही अपनी पढ़ाई उसने बहुत अच्छे लेवल से करी है तो वो थोड़ा सा समय कम भी हो जाएगा उसके लिए। तो वैसी स्थिति में सबसे पहले हम ये सलाह देते हैं कि जब वो 1 साल पहले जी अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहा है तो मेंस से तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए। मेंस बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। मेंस में जब कॉन्सेप्ट समझ जाएगा बच्चा तो उसके बाद उसे उससे जुड़े हुए फैक्ट याद करने में आसानी हो जाएगी। तो हमेशा मैं कहता हूं कि जिस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, डिजास्टर बाद में आते हैं लेकिन हम उनका मैनेजमेंट पहले कर लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी है कि मेंस एग्जाम बाद में होता है लेकिन हम तैयारी उसकी हमेशा पहले कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी। जी बिल्कुल, बेहद सटीक जानकारी आप दे रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि 12th से बच्चे तैयारी करें और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स हैं वो उनकी सहायता ले सकते हैं और जो विषयों का चुनाव है वो भी बेहद अहम है। उसके लिए बच्चे जो ट्रेंड्स हैं उनको देखें और ट्रेंड्स के हिसाब से चयन कर सकते हैं कि उसमें उनकी रुचि का विषय कौन सा है और बेहतर रिजल्ट्स के लिए जो तैयारी है वो नियमित होनी चाहिए और लगातार ये तैयारी होनी चाहिए। यही अतुल जी से हम पूछेंगे
बहुत सी आपने चीज़ें बताई हैं कि इसमें किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब जो समय होता है वो लिमिटेड होता है, उस 8 से 12 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे जो है एक स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता है, तो उसको किस तरह से बांटा जाए, क्योंकि इसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। आपको जो कोर्स बुक है वो भी देखनी है, इसके अलावा आपको रेफरेंस बुक्स भी देखनी है, इसके अलावा आपको डिफरेंट डिस्कशंस भी देखने हैं, आपको विभिन्न चर्चाएं परिचर्चाएं भी जो है स्टूडेंट्स सुनते हैं अपनी जानकारी के लिए। तो इसको कैसे बांटा जाए? जी जी, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है सिविल सर्विस के एग्जाम में। जी, तो हमेशा जो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है बच्चे को, मैं कहता हूँ उसको इस तरीके से डिवाइड कर लें। 4 से 5 घंटे जीएस पढ़ें, लगभग उतना ही टाइम ऑप्शनल को दें जो भी ऑप्शनल चूज किया है, और 2 से 3 घंटे पर डे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ें। तो इस तरीके से बच्चे अपने 10 से 12 घंटे का एक रूटीन शेड्यूल बना सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए पूरा सबसे पहले 1 साल का शेड्यूल बनाए रफली कि कैसे कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद उसे मंथली शेड्यूल में कर लें कन्वर्ट, और तब फिर अपना डेली शेड्यूल बनाएं। जीएस में चूंकि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैंने बताया कई सारे सब्जेक्ट, तो उसमें भी फिर ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम 1 महीने या 1.5 महीने हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम साइंस पढ़ेंगे। तो जीएस में इस तरीके से बच्चे एक एक करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, जो विषय हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जा सकता है। निमिष हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं। जी निमिष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, यस मैम, मैं सुनैम एनडी की तैयारी कर रहा हूँ। मनीष जी। यस मैम, सो मैं पूछना चाहता हूँ सर से कि पूछिए। मैम एसएसबी इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की जाए? जी अतुल जी, जो मनीष ने सवाल किया है, आप मार्गदर्शन करें, इनका जवाब दें, किस तरह से तैयारी की जाए। एसएससी के इंटरव्यू के लिए मनीष जी आप पूछ रहे हैं? जी मनीष जी, एसएससी के इंटरव्यू के लिए देखिए, इंटरव्यू चाहे एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, लगभग सेम होता है। उसके लिए सबसे पहले आप मिरर प्रैक्टिस करें। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आप जानते हैं, इंटरव्यू में सही तरीके से उन्हें हमें प्रेजेंट करना होता है दूसरे लोगों के सामने, और वहां कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है इंटरव्यू की तैयारी का मिरर प्रैक्टिस। आप मिरर के सामने खड़े हों दिन में 2 बार 4 बार, और फिर बोलने का अभ्यास करें। अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना लें, उनको बिठा दें और उनसे कहें कि वो आपसे प्रश्न पूछें, और फिर आप उनके जवाब दें। आप अपना बायोडेटा बहुत अच्छे से तैयार कर लें, आप जीएस जीके बहुत अच्छे से तैयार कर लें, मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ें, तो जो करंट इश्यूज हैं उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें। अगर इतना काम आप कर लेंगे तो जरूर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल मनीष, आपको अपना जवाब मिल गया होगा। किस तरह से तैयारी करें, कॉन्फिडेंस रखें और अच्छे से तैयारी करें, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अतुल जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो जहन में आता है सभी के, वो ये कि क्या इन सर्विसेज की तैयारी खुद से हो सकती है, या इसके लिए जो कोचिंग संस्थान है उनकी भी ज़रूरत होती है? अगर ज़रूरत होती है तो किस तरह से चयन करना चाहिए? जी, दोनों चीज़ें संभव हैं। केवल ऐसा नहीं है कि सारे लोग कोचिंग करके ही आईएएस बनते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर पे रह के, दूर दराज गाँव में रह के भी पढ़ाई कर रहे हैं और सिलेक्ट हो रहे हैं। ये जरूर है कि हम लोग कोचिंग में जब मार्गदर्शन आपको करते हैं, तो जो काम आप सेल्फ स्टडी करके हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन में कर पाए, चूंकि हमारा भी एक लंबा अनुभव है 20 साल 25 साल का, तो वो हम वहाँ आपका टाइम कम करके 1 दिन वाला वो 2 घंटे में कर देंगे उतना काम। आपको डेली या टाइमली गाइड करते रहेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, सही तरीके से सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। टेस्ट होते हैं तो आप उनके आंसर सही ढंग से लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, तो वो एक एडिशनल हेल्प हो जाती है तैयारी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे सेल्फ स्टडी से एग्जाम पास नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी बेहद महत्वपूर्ण है, और टाइम मैनेजमेंट की आपने बात बताई है वो भी काफ़ी अहम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने 12th से कहा, तो उसके बाद कई अन्य पढ़ाई करते हुए भी बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, या कुछ लोग जॉब में होते हैं वो भी इसकी तैयारी करते हैं, तो वो टाइम को कैसे मैनेज करें? उसके लिए ये है कि थोड़ा सा उन्हें समय ज़्यादा लग सकता है।
एक स्टैंडर्ड मैंने समय कहा कि 1 से 1.5 साल, 10 से 12 घंटे। अब बहुत सारे, इवन आज की डेट में तो बहुत सारे इंजीनियर, एमबीएस या किसी अदर फील्ड के जो लोग वर्किंग हैं वो तैयारी कर रहे हैं। और केवल यूपीएससी नहीं, अब तो स्टेट सर्विस, यूपी पीसीएस है, बिहार है, राजस्थान, झारखंड, एमपी, तो स्टेट सर्विस की भी तैयारी करते हैं। उन्हें उतना समय नहीं मिल पाता 10 से 12 घंटा, 5-6 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन उनके साथ एक एडिशनल चीज जुड़ जाती है कि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जी और वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी काम आती है। जी। इन एग्ज़ाम्स में सफल होने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जो मार्किंग पैटर्न होता है उसको भी बच्चे जानें और उसके हिसाब से तैयारी करें, और कट ऑफ के बारे में भी जो है वो जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी 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 जी। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन 3 लेवल पे एग्जाम होता है। अभी 2020 का प्रीलिम्स एग्जाम इस बार 4 अक्टूबर को हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज मई या जून में एग्जाम होता था। अगले साल जून लास्ट संडे को एग्जाम है। तो प्रीलिम्स का कट ऑफ जो जाता है, जीएस में जो 100 प्रश्न होते हैं, लगभग अगर 50 से 55 प्रश्न सही किए हैं, 50 to 55 प्रश्न सही हैं जनरल कैटेगरी में, तो प्रीलिम्स पास हो जाते हैं। दूसरा जो सीसेट का पेपर होता है प्रीलिम्स में, वो क्वालिफाइंग होता है। 80 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, 27 क्वेश्चन उसमें सही करने होते हैं, वो क्वालिफाइंग है। जब 27 क्वेश्चन सही करेंगे तभी जीएस का पेपर चेक होगा। 55 के आसपास क्वेश्चन सही हैं तो प्रीलिम्स पास हो जाएंगे। तब उसके बाद मेंस में 9 पेपर होते हैं। जीएस के 4 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स का ईच पेपर होता है। ऑप्शनल होता है, 2 पेपर उसके होते हैं, वो भी 250 मार्क्स ईच, और एक निबंध का होता है 250 मार्क्स। कुल 1750 अंक का मेंस का एग्जाम होता है। साथ में हिंदी और इंग्लिश, ये 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। सेम स्थिति है, हिंदी इंग्लिश ये क्वालिफाइंग पेपर पास करेंगे तो बचे हुए 7 पेपर चेक होंगे। 1750 का जो मेंस है, लगभग 50% नंबर अगर आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेंस की परीक्षा पास कर जाएंगे। अगर जनरल कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी में है तो कुछ उसमें और कम हो जाएगा। और तब उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 275 अंक हैं, 275। जितने ज्यादा नंबर लाएं, 200 प्लस नंबर भी बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में आते हैं। मेंस के प्लस इंटरव्यू के नंबर ऐड होते हैं और देन फिर उसके बाद सारी लिस्ट तैयार हो जाती है कि कौन किस रैंक के साथ पास करता है एग्जाम। अतुल जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, काफ़ी संख्या में जो हैं देश भर से बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, और लेकिन जो क्लियर करने वालों का आंकड़ा होता है वो जो है उस हिसाब से, उस अनुपात में काफ़ी कम भी होता है। लेकिन तैयारी जो है, सभी ने अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से ही करते हैं। कहाँ कहाँ पर चूक रह जाती है, या कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कि उससे बच्चे क्वालिफाई करने से चूक जाते हैं? अब सबसे पहली बात तो जैसा मैंने कहा कि 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस ही नहीं होते हैं। वो किसी ने कहा तैयारी करना है इसलिए तैयारी कर ली। कई बार हम लोगों के देश में ऐसा भी होता है कि सिंपल ग्रेजुएट क्या करे, तो चलो आईएएस की तैयारी करते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या देखी जाती है कि बच्चों की सीरियसनेस और कमिटमेंट जी, यहाँ थोड़ा सा उनके गार्जियन की रोल हो जाता है कि बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों पे भरोसा रखें और बच्चों को खुद अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए तैयार करें, जो सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि कई बार सिविल सेवा परीक्षा में 1 साल की जगह 2 साल या 3 साल का समय भी लग सकता है। तो बच्चों को अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और उनके पेरेंट्स को उनके ऊपर भरोसा रखना होगा। उसके बाद दूसरी बात जो मैंने बीच में चर्चा में कही कि सही स्ट्रेटजी। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि एग्जाम चूंकि पहले प्रीलिम्स का होता है, वो तैयारी की शुरुआत भी प्रीलिम्स से कर देते हैं। वैसी स्थिति में अगर प्रीलिम्स वो पास भी हो जाते हैं तो मेंस की तैयारी का उन्हें समय नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूं कि इस बार 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स हुआ है 2020 में, और 8 जनवरी 2021 से मेंस का एग्जाम है। मतलब केवल तो जल्दी से आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप बता रहे हैं कि प्रीलिम्स के समय ही वो मेंस की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो किस तरह से इसको बांटा जाए कि कितना प्रीलिम्स में करना है, कितना मेंस में करना है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि अगर दिन में 10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, 5 घंटे जीएस पढ़ रहे हैं, 5 घंटे ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। जो ऑप्शनल पढ़ रहे हैं वो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। 5 घंटे जो जीएस पढ़ रहे हैं उसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों होगा।
अब यहाँ फिर उनके जो गाइड या मेंटोर हैं, हम जैसे लोग, तो यहाँ हम लोगों की भूमिका थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 5 घंटे जो बच्चा पढ़ रहा है कैसे उसमें मेंस भी कवर हो जाए और प्रीलिम्स भी कवर हो जाए। मेंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, प्रीलिम्स में हमें फैक्चुअल नॉलेज की भी जरूरत होती है। तो जब बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है वो केवल मेंस की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी वहां भी होती है। हाँ, लेकिन पहले अगर कॉन्सेप्चुअल तैयारी कर ली है तो फिर जो बची हुई प्रीलिम्स की तैयारी है फैक्चुअल, वो करना आसान हो जाता है। बिल्कुल, एक रणनीति बनाकर तैयारी करनी चाहिए। अतुल जी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है। समय हमारे पास कम है, लेकिन सीमित समय में भी आपने काफ़ी जानकारी हमें दे दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जो युवा, जो बच्चे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो किशोर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि कोई भी लक्ष्य कठिन ज़रूर होता है, असंभव नहीं होता है, और कठिन को आसान बनाया जा सकता है एक समझबूझ के द्वारा, एक शिद्दत के द्वारा, एक जज्बे के द्वारा और एक सही रणनीति के द्वारा। और वो सही रणनीति सिविल सर्विसेज में भी आपको अपनानी चाहिए। आप ज़रूर सफल होंगे, ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर कोई नया विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे, और आप हमें कॉल कर सकते हैं उस समय और हमसे अपने प्रश्नों का जवाब भी जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।